गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, नए टॉपिक के साथ हम आ गए हैं प्रोविजन। अब कहोगे आप ये भाई आ जाते हो आप प्रोविजन, रिजर्व, डेप्रिसिएशन ले लेके नए नए टॉपिक, इनका क्या मतलब चल रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं जो भी टॉपिक लेके आती हूँ उसका डायरेक्ट लिंक हमारा होता है ऑडिटर के साथ। यानी अगर ऑडिटर के साथ इनका लिंक नहीं होता तो मैं ऑडिटिंग में इन टॉपिक्स को नहीं कराती। तो जाहिर सी बात, अब ध्यान से सुनना कि प्रोविजंस का क्या मतलब है। यहाँ पे आज हमने स्टडी करना प्रोविजंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन से हम शुरू करने जा रहे हैं। नॉर्मली जो प्रोविजन होता है वो क्या होता है, प्रोविजन नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है। और प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये नहीं होता कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा पड़ा है तभी हम उसमें से निकाल के प्रोविजन रख रहे हैं। प्रोविजन आ गया तो इट मीन्स वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट हो या ना हो ये प्रोविजन तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। कहता है इन नॉर्मल पैरेलेंस अ प्रोविजन इज एन अरेंजमेंट मेड फॉर अ पॉसिबल लॉस और लाइबिलिटी। कहता है कि नॉर्मल मीनिंग हम नॉर्मल सेंस में देखें तो जो हमारा प्रोविजन है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट करना। किस चीज़ के लिए कि फ्यूचर में पॉसिबल लॉस एंड लाइबिलिटी, यानी कि नॉन लाइबिलिटी या फिर कोई पॉसिबल लॉस आने वाला है। Hence, provisions are amount set aside from profits, saving or revenue receipts meeting specific and determined needs or possible losses। कहते हैं जो प्रोविजन होता है ना वो अमाउंट हम पहले से सेट असाइड करके रखते हैं, यानी एक साइड करके रखते हैं। कहाँ से, या तो प्रॉफिट्स हुए हम उनमें से, या फिर सेविंग्स में से, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में से। ये हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारी स्पेसिफिक और डिटरमाइंड नीड्स कंप्लीट होने के बाद साथ साथ हमारा क्या हो जाए, पॉसिबल लॉसेस इनके साथ कवर हो जाए। इसलिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट, the expression provision shall mean any amount written off and retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in the value of assets, or retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। तो कहता है सिंपल बात कहा है कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन को एक्सप्रेस किया गया है कि कोई भी ऐसी अमाउंट जिसको हमने राइट ऑफ करना है या रिटेन कर रहे हैं, हम किस लिए रिटेन करें, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमारा तरीका है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराने का, इसलिए हमने प्रोविजन क्रिएट किया। किसी को रिन्यू करने के लिए है इसलिए हमने प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। किसी की वैल्यू डिम्यूनेशन हो रही है उसको उसकी उन एसेट्स के लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम रिटेन कर रहे हैं कि कोई नॉन लाइबिलिटी आने वाली है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रोविजन जो बनता है तो नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, या फिर फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं कि ये लॉस होने वाला है उस लॉस के लिए होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन के लिए होता है। और विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, और जिसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतनी ही अमाउंट का होगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा मतलब कि वैसे आइडिया होता है हमें कि डेप्रिसिएशन लगाते चलते हैं, हमें पता लॉस तो होगा, लाइबिलिटी का पता है हमें कि ये नॉन लाइबिलिटी है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितने की है। ठीक है, कहता है इफ एनी नॉन लाइबिलिटी कैन बी एस्टिमेटेड करेक्टली देन इट इज अ लाइबिलिटी ओनली एंड नॉट अ प्रोविजन। कहता है अगर हमें एक लाइबिलिटी का पता ही चल जाए कि ये लाइबिलिटी ये है भाई, पर्टिकुलर ये लाइबिलिटी है, तो कहता है वो तो नॉर्मली लाइबिलिटी हो गई, प्रोविजन थोड़ी ना रह गया। हेंस प्रोविजंस आर ऑलवेज चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट्स। जो हमेशा प्रोविजन जो होते हैं वो चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डिस्काउंट फॉर डेट डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटीज। फिर ये एग्जांपल दिए इन्होंने, कितने सारे एग्जांपल हैं प्रोविजन के, कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, डिस्काउंट फॉर डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं। अब आती है हमारी बात कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि प्रोविजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, provision are to be made regularly every year. The profits or losses of the organization do not affect the provision to be made। कहते हैं जो provisions होते हैं ना वो हर साल रेगुलरली बनाए जाते हैं। प्रॉफिट्स और लॉस क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोविजंस के ऊपर, इस बात का फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रोविजंस जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सेकेंड पॉइंट में कहता है प्रोविजंस आर क्रिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड आर यूटिलाइज्ड ओनली इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव एंड नॉट इन अदर वे। प्रोविजंस जब क्रिएट किए जाते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, कि अगर डेप्रिसिएशन क्या प्रोविजन बनाया गया तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केवल डेप्रिसिएशन है। तो जब उस प्रोविजन को यूटिलाइज किया जाएगा तो केवल उसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए, यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को यूज करेंगे, किसी अदर तरीके के लिए नहीं, किसी दूसरे वे में उसका यूज हम नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट में कहता है, आई थिंक अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यही थी, अब हमारी बात आती है ऑब्जेक्ट्स की। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेकिंग प्रोविजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कहता है ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों चाहते हैं, हमारा एम क्या है, हम प्रोविजंस क्यों बना रहे हैं। कहता है दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, एक प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेज है एंड दूसरा प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी है। आप पहला देखिए, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेज। Every organization, included
includes all known profits and losses in the particulars column of the profit and loss account. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी नॉन प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं, यानी कितना प्रॉफिट हो गया इतना लॉस हो गया, उसको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉलम में डालती जाती है. However, there are some losses, लेकिन कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं which are unknown, जो कि अननोन होते हैं, and for which it is very difficult to estimate their exact amount. और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम estimate कर सकते हैं exact amount. Such losses are referred to possible losses. और इन्हीं losses को हम क्या बोलते हैं? Possible losses. The estimated amount of such losses are debited to the profit and loss account as provisions. तो यही जो यानी ये जो लॉसेस हमारे होने वाले हैं पॉसिबल लॉसेस, इनके जो एस्टिमेटेड अमाउंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डाल देते हैं एज प्रोविजंस एंड आर क्रेडिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजंस अकाउंट विच आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द रिलेटेड एसेट्स इन द बैलेंस शीट. और साथ साथ क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो भी जिस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड हमने प्रोविजन क्रिएट किया है उसमें से उस प्रोविजन को लेस कर देते हैं. दीज प्रोविजंस एरियाज फॉलोज. इनका जो एरिया है वो है यहाँ पे अभी हम देखेंगे. फर्स्ट आता है हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. सेकेंड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड रिनोवेशन. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स. Provision for decrease in the value of investment. Special provision in relation to livestock. Provision for losses due to natural calamities on uninsured assets. ये सारे provision maintain किए जाते हैं क्योंकि पता है ये losses हो सकते हैं. Bad and doubtful debts, पैसा डूब गया हमारा उसके लिए provision बनाया. Depreciation बनाया fixed assets को क्योंकि उसकी value decrease होती जाती है. Repair and innovation के लिए. Discount to debtors के लिए, discount to the debtors को उनके लिए provision हम बनाए हुए हैं. Investment की value decrease होगी उसके लिए हमने provision बनाया. लाइफ स्टॉक के रिलेशन में हमने बनाया, यानी कि जो भी हमारा हॉर्स है, बफेलोज है, जो भी है हमारा लाइफ स्टॉक है उसके लिए हमने प्रोविजन क्रिएट किया. देन नेचुरल कैलामिटीज या फिर अनइंश्योर्ड एसेट्स जो हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं करा रखा उनके लिए बनाया हमने प्रोविजंस. तो प्रोविजंस ये हमने बनाए किस चीज़ के लिए बनाए ये प्रोविजंस? ये सारे प्रोविजन लॉसेज के लिए हैं जो कि यानी कि पॉसिबल लॉसेज हैं. सेकेंड जो बनता है वो हमारा होता है प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी. ठीक है, दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं, एक हमने पॉसिबल लॉसेस के लिए बनाया, अब दूसरा है कंटिजेंट लाइबिलिटीज. देयर आर सर्टेन लाइबिलिटीज व्हिच आर नॉट सर्टेन टू मटेरियलाइज, हाउएवर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दे शुड बी प्रोवाइडेड फॉर. दीज इंक्लूड द फॉलोइंग. कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकती हैं, यानी एक्सपेक्टेड है भाई हो सकती है ये लाइबिलिटी, लेकिन अभी हम उसे श्योरली नहीं कह सकते कि ये लाइबिलिटी हमारी बन चुकी है. तो कहते हैं ये लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? कहते हैं प्रोविजन फॉर बिल रिसीवेबल विच हैव बीन डिस्काउंटेड, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी, provision for any court case pending against the organization, provision for pension, gratuity और other compensation to employees. तो ये सारे के सारे provisions contingent liability के होते हैं. और अब लास्ट में कहता है provision and the auditor. अब तक जितने भी हमने सारे provisions पढ़े और auditor का उनके साथ क्या लिंक है? कहता है it is the duty of the auditor to examine the provisions made for all possible losses and liabilities in detail and to ensure that no possible losses and liabilities are left unprovided for. Mainly हमने जब ऑब्जेक्ट पढ़ा तो हमें पता चला कि जो हमारा प्रोविजंस होते हैं वो दो ही चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं. किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? एक तो हमने कहा कि कंटिजेंट लाइबिलिटी के केस में बनाया जाता है, और दूसरा हमने जो पढ़ा था वो हमारा था कि प्रोविजन जो होता है वो फ्यूचर लॉसेस के लिए होता है. मेनली किस चीज़ के लिए होता है? पॉसिबल लॉसेस के लिए होता है. तो कहता है ये ड्यूटी होती है ऑडिटर की वो कि सारे प्रोविजंस को एग्जामाइन करेगा कि जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं और जितने भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज हैं क्या उन सब के लिए हमने प्रोविजन बना दिया है. इंश्योर करेगा ऑडिटर कि कोई भी ऐसा पॉसिबल लॉस और ऐसी लाइबिलिटी ना बच जाए जिसके लिए हम प्रोवाइड ना कर पाए हों प्रोविजन. In the process of auditing, he should seek necessary clarification from the directors as well as related officers in this content. कहता है ऑडिटिंग के प्रोसेस में ऑडिटर हर नेसेसरी क्लैरिफिकेशन को सीख करेगा, ढूंढेगा, डायरेक्टर से लेगा और रिलेटेड ऑफिसर से पूछेगा इस कंटेंट में. इफ ही नीड बी ही शुड ऑल्सो टेक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट. अगर उसे जरूरत पड़ती है तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी लेगा, इवन दो एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट. क्योंकि ऑडिटर यद्यपि ऑडिटर एक एक्सपर्ट नहीं होता बट ही शुड यूटिलाइज हिज जजमेंट, लेकिन फिर भी वो अपनी जजमेंट को यूटिलाइज करेगा, अपने इंटेलिजेंस का यूज करेगा एंड कॉमन सेंस का यूज करते हुए वाइल ऑडिटिंग द प्रोविजन में. जब भी वो ऑडिट कर रहा है इन सारे प्रोविजंस का तो वो अपनी कॉमन सेंस, अपनी जजमेंट, इंटेलिजेंस के साथ करेगा. इफ द ऑडिटर फील्स दैट द प्रोविजंस मेड आर इनसफिशिएंट ही शुड मेंशन द सेम इन हिज रिपोर्ट्स. कहता है अगर ऑडिटर को ये फील होता है
कि जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो इनसफिशिएंट है, यानी पर्याप्त नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ये ऑडिटर की बनती है यहाँ पे ड्यूटी। तो इसीलिए हमने पढ़ा था प्रोविजन का कंटेस्ट, क्योंकि हमारे ऑडिटर को ये इस तरीके से चेक करना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्टली आपको बता देती प्रोविजन ऑडिटर का ये खेल है, तो आपको पता नहीं चलता आई थिंक कि प्रोविजन एक्चुअल में होता क्या है। अब आप अगर ये पूरी की पूरी आपने वीडियो देखी होगी तो आपके माइंड में गया होगा कि प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर लॉसेस के लिए हम क्रिएट बनाते हैं प्रोविजन, ताकि एकदम से आए तो ज़्यादा बर्डन ना पड़े फर्म के ऊपर। डायरेक्ट प्रोविजन बना रखा है तो उसी काम के लिए हम उसी प्रोविजन का यूज़ कर लें जिस काम के लिए हमने प्रोविजन बनाया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। Bye bye, take care, keep watching.